जय हिंद। तो आज हम लोग पॉलिटी का शुभ आरंभ करने वाले हैं और पॉलिटी में हम लोग सबसे पहले समझेंगे इंडियन पॉलिटी। देखिए, पॉलिटी एक होता है वर्ल्ड पॉलिटी, जिसमें कि हम अंतरराष्ट्रीय संबंध के इंटरनेशनल जो रिलेशन होता है उसके बारे में हम लोग समझते हैं कि एक देश का दूसरे देश के साथ किस तरह का संबंध है, कैसा संबंध है। तो सबसे पहले हम लोग जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं इंडियन पॉलिटी में, इंडियन पॉलिटी मतलब भारतीय राज व्यवस्था। तो भारतीय राज व्यवस्था हमारे भारत में जिस तरह का व्यवस्था है, जिस तरह का शासन है, जिस तरह का अनुशासन है, जिस तरह का नियम है, जिस तरह का कानून है, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। और इसके बारे में समझने से पहले हमको यह समझना होगा कि भारत का संविधान, ये भारत के संविधान के अंतर्गत ही अपने देश का जितना भी सिस्टम होता है, जितना भी नियम कानून होता है, और हमारे देश में जितना भी कोई भी चीज संचालित होता है या सरकार काम करती है या देश की शासन व्यवस्था को आगे बढ़ाया जाता है, ये सब का सब कहां पर भंडारित किया गया है, कहां पर लिखा गया है? तो भारत के संविधान में लिखा गया है। इसलिए भारत के संविधान हमको समझना बहुत जरूरी होता है। इंडियन पॉलिटी का पूरा जो हार्ट होता है, जो फेफड़ा होता है, जो किडनी होता है, सब कुछ पूरा सिस्टम कहां पर है? इंडियन पॉलिटी में। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि संविधान क्या होता है। संविधान के बारे में हम लोग समझते हैं। संविधान मतलब होता है विधि का विधान, होता है कि जो लिखल होगा वही होगा, ठीक ना, जो लिखा हुआ नहीं, भगवान पहले से नसीब को लिख दिया है कि तोरा साथ ना होगा। तो यहाँ पर भी हमारे जो स्वतंत्रता सेनानियां थे और जो इस देश को आजाद कराने में अपने प्रमुख भूमिका निभाया, और जब भारत स्वतंत्र हुआ तो इतने बड़े देश को चलाने के लिए एक नियम और कानून की आवश्यकता थी, और उसी और नियम कानून को जहां पर लिखा गया, जिस पुस्तक में लिखा गया, उसी को हम लोग भारत का संविधान कहते हैं। साधारणतः एक अलग से एग्जाम्पल लेकर समझा जाए तो एक घर को चलाने के लिए, एक परिवार को चलाने के लिए भी वहां पर नियम और कानून की आवश्यकता होती है। मान लीजिए एक परिवार में अगर 4-5 सदस्य है तो सभी का अलग अलग काम बटा हुआ रहता है। किस सदस्य का क्या काम है? भाई को खेत जाना है, घास लाना है, गाय को खिलाना है, बकरी चराना है, बाहर कमाना है, बर्तन धोना है, कपड़ा साफ करना है। तो वो भी एक नियम कानून से ही काम होता है, बशर्ते कि वह नियम कानून लिखा हुआ नहीं रहता है, क्योंकि शॉर्ट होता है, छोटा होता है। तो छोटा वाला को लिखना जरूरी है क्या? वो तो याद रहता है, याद आप आसानी से रख सकते हैं। लेकिन इतने बड़े देश का, इतना विशाल देश अपना भारत है, और इस तरह अपने अपने देश का यदि कोई नियम कानून लिखा हुआ नहीं रहेगा तो भुतलाए नहीं जाएंगे, भूलिए जाएंगे। किस आधार पर कैसा नियम कानून था और कहां पर कौन सा कानून सुटेबल है, तो भूल जाएंगे। इसीलिए इतने बड़े देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए जो नियम कानून लिखा गया है भाई, उसी को हम संविधान कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं संविधान की परिभाषा। सभी के लिए बराबर कानून को ही क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। हमारे संविधान में सभी के लिए कानून और नियम कानून क्या है? वो सभी के लिए बराबर है। चाहे अलग अलग भाषा के आधार पर जो व्यक्ति हो, चाहे कास्ट के आधार पर, जात के आधार पर हो, चाहे धर्म के आधार पर हो, बशर्ते कि जो अपने पिछले कास्ट हैं, ठीक ना, तो उसको कुछ संविधान में आरक्षण की व्यवस्था कर दिया गया है। जो बहुत पिछड़े, शुरू से ही जो पिछड़े जात थे उन पर क्या आरक्षण की व्यवस्था कर दिया गया, उन्हें कुछ छूट दिया गया, सिर्फ आरक्षण दिया गया। बात ऐसा है कि पहले जो महादलित, जो दलित होते थे, उनके साथ बहुत सारा अत्याचार किया जाता था, बहुत सारा भेदभाव किया जाता था, उन्हें पढ़ाई लिखाई से वंचित रखा जाता था ताकि वो शिक्षित नहीं हो पाए और सब दिन हमारे अंदर क्या करे, हमारा गुलामी करे। इसीलिए उनको आगे बढ़ने के लिए नहीं दिया जाता था और बहुत बड़े स्तर पर उनके साथ भेदभाव किया जाता था। यहाँ तक कि जैसा कि हम लोग को बताया गया है कि बगल में बैठने के लिए भी नहीं दिया जाता था। और अभी भी आप अपने समाज में ऐसा देख सकते हैं कि जो पिछड़े जाति है वो अभी भी पिछड़ा, आरक्षण मिलने के बावजूद भी कहीं ना कोई बाधा के तौर पर उन्हें बाधित कर दिया जाता है। अभी भी भेदभाव है, लेकिन वो भेदभाव आंतरिक रूप से है, ऊपर से अब तो बहुत चीज नॉर्मल हो चुका है। हर व्यक्ति का काम अलग अलग व्यक्तियों से तो पड़ता रहता है, जिस कारण भेदभाव की उतना समस्या उत्पन्न अभी के समय में नहीं है। लेकिन पहले के समय में ये बहुत ही अपने चरम सीमा पर पहुंच गया था, तो बहुत ही दिक्कत था पहले के टाइम में। इसलिए भारत का जो संविधान है वो नियम कानून सबके लिए समान है, सबके लिए बराबर है। लेकिन जो पिछड़े व्यक्ति है, जो पिछड़ा कास्ट है, उनको इस संविधान में कुछ आरक्षण की व्यवस्था कर दिया गया है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, पहले महिलाओं पर बहुत ज्यादा पर्दे के अंदर रखा जाता था, महिलाओं को उतना अधिकार नहीं था, वो पुरुष के साथ कदम से कदम मिलाकर समाज में नहीं चल पाती थी, जिस कारण उनको भी संविधान में बहुत सारे सीट क्या कर दिया गया, आरक्षित कर दिया गया है। आप लोग भी देखते होंगे कोई नया सरकारी वैकेंसी निकलता है तो कुछ सीटें वहां पर क्या आरक्षित रहती है, जहां पर सिर्फ महिला ही कैंडिडेट वहां पर फॉर्म अप्लाई कर सकती है।
तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को संविधान समझ में आ गया होगा। सभी के लिए बराबर कानून को ही क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। तो हमारा देश का संविधान जिस पुस्तक में लिखा हुआ है, हमारा देश का नियम कानून जिस पुस्तक में लिखा हुआ है, उस पुस्तक को भारत का संविधान कहते हैं। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि पुस्तक में क्या होता है, अलग अलग चैप्टर होता है। पुस्तक में क्या होता है? अलग अलग चैप्टर होता है, और उस चैप्टर के अंतर्गत हम बहुत सारे टॉपिक को समझते हैं। तो अपने जो भारत का संविधान है, इसमें जो चैप्टर है, उस चैप्टर को हम लोग भाग कहते हैं। यानी कि भारत के संविधान में टोटल कितना चैप्टर है? तो टोटल चैप्टर की संख्या 22 है। समझ में आ रही है बात? टोटल चैप्टर की संख्या 22 है, और प्रत्येक चैप्टर में कई सारे टॉपिक है, तो उस टॉपिक को भी हम लोग पढ़ेंगे। और टोटल जो 22 चैप्टर मिलाकर टोटल जो टॉपिक है, वो टोटल टॉपिक को हम लोग अनुच्छेद कहते हैं, और अनुच्छेद की संख्या 395 है। अनुच्छेद की संख्या कितना है? 395, और भाग की संख्या है बस। अब यहाँ पर एक सबसे बड़ी समस्या आ गई थी कि यहाँ पर अगर कुछ भी चेंजिंग लाना हो, कुछ भी इसमें शुद्धिकरण करना हो, किसमें कि अगर कहीं पर कोई त्रुटि नजर आए तो उसमें अगर सुधार करना हो, तो फिर यहाँ पर छेड़खानी करना पड़ता था, भाग को चेंज करना पड़ता था, अनुच्छेद में थोड़ा सा छेड़खानी करना पड़ता था, तो बहुत बड़ी समस्याएं आ जाती थी, चेंज करना बहुत बड़ा मुश्किल आ जाता था। इस समस्या के समाधान के लिए सोचा गया कि इन दोनों से अलग एक अलग से क्या कर दिया जाए, एक अनुसूची बना दिया जाए, ताकि हम कुछ भी चेंजिंग करेंगे तो कहां चेंजिंग करेंगे? अनुसूची में चेंजिंग करेंगे। जैसा कि आप लोग मैथमेटिक्स में देखते होंगे, एक साइड में से करके डब्बा देकर हिंट स्वरूप क्या कर दिया जाता है? फॉर्मूला दे दिया जाता है, ठीक ना। वो फॉर्मूला जो होता है उस सिलेबस का पार्ट नहीं होता है। अगर मान लीजिए आप 10th क्लास में है, तो वो फॉर्मूला अगर 9th क्लास वाला वहां पर लग रहा है, तो 9th क्लास वाला फॉर्मूला वहां पर क्या कर दिया जाता है? लिख दिया जाता है, साइड से लिख दिया जाता है, ताकि क्वेश्चन को सोल्व करने में क्या हो? आसानी हो। तो वहां पर जो अलग से दिया जाता है भाई, उसे अनुसूची कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अनुसूची। तो अनुसूची की जो पहले संख्या थी वो 8 था, लेकिन इसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 8 से कर दिया गया है 12 अनुसूची कर दिया गया। पहले कितना था? 8 था, और 8 से अभी कितना कर दिया गया है? टोटल 12 कर दिया गया है। तो पहले का हम नहीं समझेंगे, पहले क्या था नहीं था उसको हम नहीं देखेंगे। अभी वर्तमान समय में जितना अनुसूची है हम लोग उस पर फोकस करेंगे। जैसा कि आप लोग पहले क्या थे नहीं थे उससे कोई मतलब नहीं। पहले तो बच्चा था किधरों जाकर लड़ जाते थे, तो पहले से आप मतलब अब आप वर्तमान समय में आप लोग पढ़ लिख रहे, आप शिक्षित हो रहे, तो एक समझदार और आपके अंदर डिसिप्लिन आ गया, ठीक ना। तो हम लोग क्या करते हैं, टोटल संविधान, भारत के संविधान में टोटल भाग की संख्या जो है वो 22 है, अनुच्छेद की संख्या टोटल कितना है? 395 है, और अनुसूची की संख्या टोटल कितना है? 12 है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं सबसे बड़ा अगर भाग बोला जाए ना, तो 5-6 इसमें लगभग बहुत सारे अनुसूचियां इसमें रहता है, 100 अनुसूची रहता है, तो इसमें फटाफट वो क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। लेकिन यहाँ पर आप जैसे अनुसूची भाग 1 में हम लोग 4 से 5 अनुसूची के बारे में पढ़ेंगे, 1 से 4 तक है, फिर 5 से 11 दूसरा भाग में है, ठीक है। तो इसमें सबसे छोटा जो अपना है, सबसे छोटा है अनुसूची। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसी को निपटा देते हैं। इसको निपटाने के चक्कर में बहुत अत्यधिक इसमें समय लगेगा, तो हम टॉपिक बाय टॉपिक क्या करेंगे, अलग अलग वीडियो आपके लिए हम लाते रहेंगे। तो सबसे पहले अनुसूची हम लोग देखते हैं। तो टोटल अनुसूची की संख्या कितना है? 12 है। और प्रथम अनुसूची हम लोग देख लेते हैं, प्रथम अनुसूची में क्या लिखा गया है। तो ये प्रथम अनुसूची में भारत राज्यों का क्या है? संघ है। भारत राज्यों का संघ है। देखिए, संघ को हम लोग यूनियन भी कहते हैं, संघ को क्या कहते हैं? यूनियन भी कहते हैं, ठीक है। तो अब इसको हम ये समझते हैं भारत राज्यों का संघ कैसे है। तो इसमें हम प्रथम ये समझ लेते हैं कि भारत का कोई भी राज्य टूट नहीं सकता है, नहीं कि भारत के किसी भी राज्य को हम तोड़कर हटा नहीं सकते हैं, ठीक है। लेकिन भारत में अगर कोई विदेशी राज्य मिलना चाहे, ठीक है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं? इस संघ में, इस यूनियन में हम लोग मिला सकते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि सिक्किम जो है 1975 से पहले, सिक्किम जो है 1975 से पहले भारत का अंग नहीं था। इसे 1916 में 1975 में भारत संघ में मिला लिया गया था, ठीक है। सिक्किम जो एक विदेशी राज्य था, और उसको 1975 में भारत संघ में क्या कर लिया गया था? मिला लिया गया था, ठीक ना। सिक्किम को मिला लिया गया था। अब इसके बारे में और समझते हैं। जो अनुसूची फर्स्ट है, इसमें आखिर बात क्या क्या है। तो अपना पूरा जो अपने भारत में जितना भी राज्य है, सभी राज्य का कुंडली, जन्म कुंडली कहाँ रखा गया है? अनुसूची फर्स्ट
फर्स्ट में रखा गया। अगर किसी भी राज्य में कुछ छेड़खानी करना हो, किसी का सीमा रेखा बदलना हो, या किसी का क्षेत्रफल किसी एक राज्य को तोड़कर उसी में दो राज्य बनाना हो, तो हम लोग छेड़खानी इधर नहीं करेंगे, इसको नहीं छेड़ेंगे, हम लोग अनुसूची को छेड़ेंगे, क्योंकि अनुसूची को छेड़ना बहुत आसान है, इसमें हम लोग संशोधन आसानी से कर सकते हैं। तो भारत के राज्यों के संघ, जो अनुसूची फर्स्ट है, भारत राज्यों का संघ जो है, अनुसूची फर्स्ट में इसका क्या करेंगे, परिवर्तन करेंगे। और इसमें यह भी समझना है, जितना भी अपना राज्य है, भारत में जितना भी राज्य, सबका कुंडली कहाँ है, सबका कुंडली यहीं पर है। किसी केंद्र शासित प्रदेश है, उसका कितना क्षेत्रफल है, वो सीमा रेखा किस किस से, उस केंद्र शासित प्रदेश का सीमा रेखा किस किस राज्य को टच कर रहा है, वो सब कहाँ है, यहाँ है। अगर मान लीजिए अगर इस तरह का डाटा यहाँ पर नहीं, अनुसूची 1 में नहीं रखा जाता, तो आगे चलकर या अभी भी बहुत सारे विवाद हो सकता था। यूपी वाला बिहार वाला के साथ लड़ता, जिससे दो भाई अपने जमीन के लिए लड़ते झगड़ते रहता है, तो उसके लिए होता है ना अपना कवाला होता है भाई, इसका उसका भी एक नक्शा होता है, और नक्शा में पूरा डाटा लिखा हुआ रहता है कि इतना जमीन इसके बाप के नाम पर था, तो इतना इतना का इसका क्या होगा, हिस्सा हो जाएगा। अगर मान लीजिए अनुसूची फर्स्ट में अगर इस तरह का समीकरण तैयार नहीं करता, तो आने वाला समय में या अभी भी दो राज्यों के बीच एकदम तनाव बढ़ा हुआ रहता है। सिवान वाला जिला जो है अपने यूपी के आसपास है, यूपी वाला कहता सिवान मेरा है, तो बिहारियों कम थोड़े है, वो कहेगा कि तोरो लखनऊ हमर है, तो दोनों के बीच एकदम तनाव बनल रहता है कि तू हमरा ऐसे ऐसे बोलता है, तोहर है। तो भाई अगर इस तरह का विवाद आए तो फटाक कहेगा देखो नहीं तोहर बात नहीं हमर बात, डायरेक्ट हम चलते हैं, चलो अनुसूची देख लेते हैं किसका कितना क्षेत्रफल है। यही उसका जो पूरा डाटा है, यही अनुसूची फर्स्ट में क्या किया गया है, पूरा का पूरा मेंशन किया गया है, लिखा गया है। तो अनुसूची फर्स्ट उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब अनुसूची हम दो देखते हैं, तो दो अनुसूची में, दूसरा अनुसूची में है वेतन। देखिए दूसरा अनुसूची में क्या है, वेतन। इसमें जो है वेतन का चर्चा किया गया है, इसमें महत्वपूर्ण पदाधिकारियों की वेतन का चर्चा किया गया है। ठीक है, अनुसूची 2 में टोटल अनुसूची 12 पढ़ना है, फर्स्ट अनुसूची हम लोग समझा दिए हैं, और अनुसूची 2 में जो है वेतन का चर्चा किया गया है। इसमें राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, राज्यसभा के सभापति, इसमें सभी का क्या किया गया है, राष्ट्रपति है। ठीक ना, प्रधानमंत्री है, जिसका जितना वेतन, एक वेतन नियत किया गया है कि इतना इतना वेतन उसको मिलना चाहिए। अब मान लीजिए कोई नया प्रधानमंत्री बना और कहेगा ना हमको 50 लाख का मंथली चाहिए, तो वो सियाने जाएगा, रे भाई हम पहले ना लिखे हैं कि वेतन में जाकर अनुसूची 2 जाकर 2 देखो, और उसमें हम लिख दिए कि प्रधानमंत्री को इतने वेतन मिलेगा, ज्यादा कबियाठी मत करो। ठीक ना, राष्ट्रपति को भी अगर कहे, राष्ट्रपति भी कहेगा ना हमका वेतन जो है कि हम बड़ी पावरफुल आदमी हैं, हम बहुत, मेरे अंदर पावर है, तो आप क्या कीजिए, हमको 1 करोड़ का महीना दीजिए। बड़ा दिक्कत हो जाएगा भाई, तुम राष्ट्रपति बनने से पहले अनुसूची काहे ने जाकर देखा, तू देख लेता, जब पैसा का तो इतने लोभिया, तो अनुसूची तू काहे ने देखा कि हमारा वेतन जो, हम राष्ट्रपति जो बनेंगे तो हमारा वेतन कितना होगा और कितने में। अगर तुमको संतुष्टि नहीं था तो भागो यहाँ से भाई, तुम खेल खत्म करो, कहानी खत्म करो, हमको कोई दिक्कत नहीं है, तुम काहे इस पद पर आ गया। ठीक ना, तो इसीलिए सभी पदाधिकारियों का इसमें वेतन क्या कर दिया गया है, पूरा का पूरा फिक्स कर दिया गया है कि इतने इतने वेतन सबको निर्धारित किया गया है, और इतने वेतन आप लोगों को प्राप्त होगा। तो उम्मीद करते हैं दूसरा अनुसूची भी आपको समझ में आ गया होगा। और तीसरा अनुसूची में है शपथ। तीसरा अनुसूची में हम लोग समझते हैं शपथ। तो तीसरा अनुसूची में शपथ है, किनको कौन सा शपथ लेना है, वही चीज यहाँ पर क्या किया गया है, लिखा हुआ है। प्रधानमंत्री को कौन सा शपथ लेना है, राष्ट्रपति को कौन सा शपथ लेना है, ठीक है, तो इसमें मुख्यमंत्री को कौन सा शपथ लेना है, तो यही चीज यहाँ पर क्या कर दिया गया है, मेंशन कर दिया गया है। अगर मान लीजिए कोई, अगर आपके स्टेट का, आपके राज्य का कोई निर्वाचित होकर मुख्यमंत्री पद के लिए चयनित किया जाता है, तो उनको मुख्यमंत्री पद का शपथ दिलाया जाता है। तो वो कौन सा शपथ ग्रहण करेगा, वही चीज मेंशन यहाँ पर अनुसूची 3 में किया गया है। अनुसूची को एकदम बारीकी से, अनुसूची 3 में शपथ को भी बारीकी से ढंग से उसमें लिखा गया है। अब मान लीजिए वो चीज नहीं लिखता, तो मुख्यमंत्री अलग शपथ लेता, जहते क्रिया खा लेता, डॉक्टर भी कह देता कि हम भी देश की सुरक्षा करेंगे, तो भाई डॉक्टर का देश की सुरक्षा नहीं, डॉक्टर पेशेंट की सुरक्षा के लिए बना है, सब अल्टरनेट शपथ खा लेता, कोनो कोई क्रिया खा लेता, तो इसमें भी गड़बड़ा जाता। तो यहाँ पर संविधान में सोचा गया है कि अलग अलग पद के लिए, अलग अलग व्यक्तियों के लिए यहाँ पर शपथ की व्यवस्था की जाए, और वो उसी पद का शपथ ग्रहण करेगा जो पद के लिए वो चयनित हुआ है। मान लीजिए कोई डॉक्टर है, अब वो
राष्ट्र की सुरक्षा का शपथ खा रहा है, तो उसको उससे क्या मतलब। उसको अपना पेशेंट ना भाई देखना है कि हमारा पेशेंट इधर उधर नहीं होना चाहिए। हम अपने पेशेंट को पूरा एकदम अपने धर्म से क्या करेंगे, धर्म भेदभाव नहीं करेंगे, ना ही हम जात पात देखेंगे, ना ही अपना कोई धर्म देखेंगे, और उस आधार पर उसका क्या करेंगे, सफल रूप से इलाज करेंगे और उसको सुरक्षा प्रदान करेंगे। ठीक है, तो तीसरा अनुसूची में क्या मेंशन किया गया है, शपथ मेंशन किया गया है। चौथा अनुसूची हम लोग देखते हैं। तो चौथा अनुसूची हम क्या करते हैं, अगले वीडियो में देखेंगे। दरअसल बात क्या है, अगले वीडियो हम इसलिए पार्ट 2 लाएंगे, पार्ट 3 लाएंगे, पूरा का पूरा संविधान पढ़ाएंगे। वीडियो अपलोड करने में हमको बहुत सारा परेशानियां हो जाती है, लॉन्ग वीडियो हो जाने के कारण फिर वीडियो में बहुत दिक्कत हो जाता है, थोड़ा ज्यादा समय लग जाता है। इसीलिए हम मेरा मजबूरी है पार्ट 1 और पार्ट 2 पार्ट 3 करके वीडियो लाना। और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को भारत का संविधान और कानून व्यवस्था समझ में आ गया होगा, और जो 3 गो अनुसूची पढ़ाए और ये तीनों अनुसूची समझ में आ गया होगा। टोटल हम लोग अनुसूची पढ़ेंगे, 12 अनुसूची पढ़ेंगे। इसमें तो हम संविधान समझा रहे थे, इसलिए थोड़ा सा ज्यादा समय लग गया, उसका डिफिनेशन समझा रहे थे इसलिए थोड़ा सा ज्यादा समय लग गया। तो अब इस बार जो हम क्लास चालू करेंगे, प्रयास करेंगे कि हम 12 अनुसूची तक इसको क्या कर दें, खत्म कर दें। तो फिर आपसे हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में।